नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोगों ने आपके इनकम टैक्स के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल है इनकम अंडर द हेड सैलरी। हालांकि सैलरी चैप्टर से जुड़ा हुआ आज का हमारा 4th क्लास रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर 3 क्लासेज अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं और सैलरी चैप्टर के अंदर जितने बचे हुए टॉपिक है उनको 1 बाय 1 करके डिकोड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ एक एक कॉन्सेप्ट को बनाते चलेंगे। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं आज के वीडियो लेक्चर के एजेंडे को। तो देखिए, आज की क्लास का जो एजेंडा है ना, वो बिल्कुल क्लियर है। आज की क्लास के अंदर जो टॉपिक मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, उस टॉपिक का टाइटल रहेगा एचआरए। एचआरए जिसका फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस। जी हां, आप लोगों ने इसका जिक्र पहली या इससे पहले वाली जो तीसरी क्लास थी वहां पर भी देखने को मिला था। हम लोगों ने पढ़ा था तीसरी क्लास के अंदर अलाउंसेस का मीनिंग क्या होता है, और अलाउंसेस को हमने टोटल 3 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर दिया था, अगर आप सभी को याद हो तो। पहली कैटेगरी कौन सी थी? ऐसे अलाउंसेस जो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, यानी जितना भी आपको अमाउंट मिला वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी हमने डिस्कस की थी ऐसे अलाउंसेस जो फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं, जहां पे हम लोगों ने 3 केसेस देखे थे। और तीसरी कैटेगरी थी जहां पे आपको पार्शियली एग्जम्पशन देखने को मिलता है या पार्शियली टैक्सेबल देखने को मिलता है, जहां पर आपका एक काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी जो अलाउंस रहेगा उसको आप लोग क्या कहते हैं? एचआरए कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। और मैं आपको क्लियर करता चलूं, आपके फाइनल एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से भी ये टॉपिक काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी रहेगा, क्योंकि यहां से एक सवाल डायरेक्टली आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। और अगर आप लोग सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सैलरी का काफी अहम हिस्सा होता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। तो इस प्रोस्पेक्टिव से भी ये टॉपिक आपका जरूरी रहने वाला है। तो यहां पे आप लोग क्या करेंगे? एचआरए की डेफिनेशन को पढ़िएगा पहले, उसके बाद एचआरए को कैसे ट्रीट किया जाता है, टैक्सेबल एचआरए को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद एग्जैक्टली किस किस तरीके के प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इन मुद्दों पर आज की वीडियो के अंदर हम लोग मोटा मोटा डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम लोग करते हैं आपके एचआरए को लेकर के, हाउस रेंट अलाउंस को लेकर के। तो देखिए, टाइटल से आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि एचआरए का फुल फॉर्म है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि कोई भी इंप्लॉय जब आपका बेसिकली जो अकोमोडेशन रखता है, रेंटेड अकोमोडेशन रहता है, माने कोई भी जब इंप्लॉय अपना जो मकान है वो किराए पे लेके रहता है, तो उसके कॉस्ट को मीट करने के लिए इंप्लॉयर आपको जो अलाउंस प्रोवाइड करता है ना, वो अलाउंस क्या कहलाता है? वो आपका हाउस रेंट अलाउंस कहलाता है। माने मोटा मोटा आप लोग ये कह सकते हैं, जब भी कोई भी इंप्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव से उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर अगर रेंट पर मकान लेकर के रहता है, तो उसका जो किराया रहेगा ना, उस किराए को पे करने के लिए बेसिकली आपको एक मॉनेटरी टर्म में इंप्लॉयर की तरफ से अलाउंस दिया जाता है, जिसको आप लोग एचआरए के नाम से जानते हैं, हाउस रेंट अलाउंस के नाम से जानते हैं। यही डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, एचआरए अपने आप में वो अलाउंस होता है जिसको पे किया जाता है इंप्लॉयर के द्वारा। किसको पे करता है सर? इंप्लॉय को पे करता है, ताकि वो क्या कर सके सर, उसका कॉस्ट ऑफ जो आपका रेंटेड अकोमोडेशन है, माने जो उसका कॉस्ट ऑफ रेंटेड अकोमोडेशन है, उसको मीट किया जा सके। समझ में आया? यानी कि जो बेसिकली उसका किराया जा रहा है, किराए का जो खर्च है, वो कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पे आपका इंप्लॉयर पे करने की कोशिश करता है अलाउंस की टर्म में। तो इसको आप लोग क्या बोलते हो? एचआरए बोलते हो। समझ में आया? तो एचआरए का मतलब ये है कि जो भी रेंटेड हाउस लेकर के इंप्लॉयज रहते हैं, उसके रेंट की कॉस्ट को मीट
करने के लिए एम्प्लॉयर आपको जो अलाउंस प्रोवाइड करता है वो अलाउंस क्या कहलाता है, हाउस रेंट अलाउंस कहलाता है। और क्योंकि हम लोगों ने पहले क्लियर कर लिया एचआरए अपने आप में आपका पार्शियली एग्जम्प्टेड और पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेस का हिस्सा है, माने एचआरए को आपको पहले कैलकुलेट करना होगा और उसका एक सर्टेन अमाउंट है जो आपका एग्जम्प्ट रहेगा, या दूसरे शब्दों में आप लोग कह सकते हैं उसका जो सर्टेन अमाउंट है जो टैक्सेबल होगा। तो आपको सीखना ही यही है कि आप लोग टैक्सेबल एचआरए को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको एचआरए दिया गया एम्प्लॉयर के द्वारा, तो उस एचआरए को एग्जैक्टली कैसे फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर टैक्स आपको पे करना है, या वो एचआरए जो बेसिकली टैक्स फ्री रहेगा। कुल मिलाकर के आपको टैक्सेबल एचआरए को कैलकुलेट करना है। समझ में आया? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात करते हैं यहां पर टैक्सेबल एचआरए की और उसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट अपने आप में काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी हो जाता है। जब भी आप लोग एचआरए के ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हमें कंबाइन पढ़ना पड़ेगा आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 एंड द रूल नंबर 2A को। समझ में आया? तो हमें क्या पढ़ना है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A एंड द रूल नंबर 2A हमें क्या बताता है, आपके एचआरए के ट्रीटमेंट को समझाता है। समझ में आया कि एचआरए को कैसे ट्रीट करना है। अब ध्यान दीजिएगा, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो इस पॉइंट को मिस कर देते हैं। एचआरए फुल्ली टैक्सेबल हो सकता है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, एचआरए के केस में भी आपको फुल्ली टैक्सेबल देखने को मिल सकता है। दूसरा जो आपका लिमिट है वो एग्जम्प्ट रहेगा। अब सवाल ये आता है कि सर अगर आपका एचआरए फुल्ली टैक्सेबल हो सकता है तो किस सिचुएशन के अंदर फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आप लोग बात करते हैं एक इंप्लॉय की, उसको बेसिकली इंप्लॉयर के द्वारा एचआरए दिया जा रहा है 10,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, अगर आप लोग टोटल एचआरए कैलकुलेट करते हैं पूरी साल का, तो 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 1,20,000 बनता है मोटा मोटा। कुल मिलाकर के आपको ये बात समझ में आई? माने इंप्लॉयर को जो एनुअल जो एचआरए मिला वो 1,20,000 का मिला, लेकिन जो आपका इंप्लॉय है वो कहीं ना कहीं रेंट पे ही नहीं करता है, किसी भी टिकड़म की वजह से वो रेंट पे नहीं करता है, या फिर वो रेंटेड हाउस पे रहता ही नहीं है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर इनकम टैक्स ये कहता है कि पूरा का पूरा पैसा तूने अपनी पॉकेट के अंदर डाल लिया, कोई भी अमाउंट आपने रेंट की फॉर्म में पे नहीं किया है, तो आपका कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं बनेगा। आपको जो एचआरए 1,20,000 रिसीव हुआ है एग्जाम्पल के हिसाब से, वो पूरा का पूरा क्या रहेगा, टैक्सेबल होगा। समझ में आया? अब यही बात मैंने लिखी हुई है। अगर यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक सिनेरियो है, एक केस है जहां पे आपका एचआरए फुल्ली टैक्सेबल हो सकता है। कब हो सकता है? अगर आपका इंप्लॉयज डज नॉट लिव इन द रेंटेड हाउस। अगर आपका इंप्लॉय कहां पर नहीं रहता है सर, रेंटेड हाउस के अंदर नहीं रहता है, और फिर भी अगर उसको एचआरए मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, वो टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा होगा। या तो उसने किसी भी तिकड़म की वजह से, ठीक है ना, वो क्या नहीं करता है सर, रेंट पे नहीं करता है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आपका जो एंटायर एचआरए बनेगा ना, आपका जो भी हाउस रेंट अलाउंस बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या रहेगा, फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। समझ में आई मेरी बात जो मैंने आपको बताई? तो ये आपको याद रखना है, इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर, इस पर्टिकुलर स्थिति के अंदर, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमारा जो हाउस रेंट अलाउंस बनेगा वो पूरा का पूरा क्या रहेगा, टैक्सेबल होगा। हालांकि एग्जामिनेशन के अंदर इस तरीके के पॉइंट आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। हाँ, एग्जम्पशन वाला जो पॉइंट है कि एग्जैक्टली आपका कितना एचआरए एग्जम्प्ट रहेगा, कितना एचआरए टैक्सेबल होगा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है, ये जो तरीका है, ये जो रूल है, इसके ऊपर 101% हर साल आपके एग्जामिनेशन के अंदर एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो जब भी आपको यहां पर कैलकुलेट करना हो सर आपका एचआरए कितना एग्जम्प्ट रहेगा, तो उसके लिए हमें बुनियादी तौर पे 3 मुद्दों पर बात करनी होगी, 3 पॉइंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। समझ में आया? जैसे फर्ज कीजिए आपको 10,000 रुपया पर महीना, यानी कि 10,000 रुपीज पर मंथ अगर आपको एचआरए मिलता है, तो एनुअल एचआरए कितना हो गया, 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,20,000 आपका एचआरए बन गया। समझ में आई? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपका टैक्सेबल कितना होगा ये कैसे चेक करना है, तो 3 पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखिए आपको एचआरए मिला कितना, 1,20,000 मिला एनुअली। तो पहला पॉइंट ये रहेगा कि आपको क्या करना है सर, आपको निकालना है आपको कितना एचआरए मिला है रेलिवेंट पीरियड के दरमियान। ठीक है, तो ये आपका माय डियर फ्रेंड्स पहला पॉइंट हो जाएगा जो आपको फाइंड आउट करना है। जस्ट आपको 12 महीने को जो आपका पर मंथ एचआरए है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर एनुअल एचआरए है तो वो ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेट हो गया। तो सबसे पहले हमें किस मुद्दे पर चर्चा करनी है सर, हमें एचआरए मिला कितना है। समझ में आई मेरी बात है? तो पहला पॉइंट क्या रहेगा सर, हमें एचआरए कितना मिला है। समझ में आया?
अब दूसरा पॉइंट रहेगा सर आपने जो रेंट पे किया है, टोटल जो रेंट पे किया है ना, उसके अंदर से आपको सैलरी का 10% माइनस कर देना है। अब इस पॉइंट के अंदर आपको कंफ्यूजन होगा तो प्लीज मेक श्योर करके यहां पे ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बताया, अगर आपने जो भी रेंट पे किया है, जैसे आपको 1,20,000 बेसिकली मान लीजिए आपको यहां पर आपको 1,20,000 एचआरए मिला, ठीक है, आपने रेंट पे किया है 60,000 रुपया, तो जो आपने रेंट पे किया है ना, उसके अंदर से आपको 10% ऑफ द सैलरी माइनस करना पड़ेगा। कितना परसेंट सैलरी माइनस करना पड़ेगा? 10%। अब सवाल ये आता है कि अभी तो हमारा पूरा सैलरी का चैप्टर नहीं हुआ है सर, आपने बताया सैलरी के मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं, जहां पे बेसिक पे हमने पढ़ा है, अलाउंसेस को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अलावा परक्यूस्टिज भी होता है, इसके अलावा आपका रिटायरमेंट बेनिफिट भी होता है, इसके अलावा डिडक्शंस भी होते हैं, 3 तरीके के डिडक्शन, तो काफी सारे बड़े बड़े कंपोनेंट बचे हुए हैं। तो यहां पर एचआरए के केस में अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़े नहीं है, उस हिसाब से सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। एचआरए को कैलकुलेट करते वक्त हम जिस सैलरी का जिक्र करते हैं, वो सैलरी का मीनिंग अलग होता है जर्नल सेंस में, समझ में आया? यानी कि जो जर्नल सैलरी होती है उसके अंदर सारे कंपोनेंट आ जाएंगे, लेकिन एचआरए को कैलकुलेट करने के लिए जिस सैलरी की मैं आप सभी के साथ बात करूंगा, उसका अपना एक मीनिंग रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको एचआरए के लिए सैलरी कैलकुलेट करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो बेसिक सैलरी है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको पकड़ करके चलना है। उस बेसिक सैलरी के अंदर अगर आपका डियरेंस अलाउंस गिवन है, डीए गिवन है, और वो भी रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, उसको प्लस करेंगे। प्लस में अगर आपको सेल्स के ऊपर कोई एक्सपेक्टेड कमीशन गिवन है, तो तीनों पॉइंट को प्लस कर देंगे, तीनों पॉइंट को इंक्लूड कर देंगे। तो यहां पे जो सैलरी बनेगा ना, ये आपका टोटल सैलरी है, जिसके बिहार पे एचआरए को कैलकुलेट किया जाएगा। समझ में आया? अब अगेन मैं आपको बता देता हूं, यहां पे रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए मैंने क्या बताया, ठीक है? मैंने बताया अगर आपको एचआरए कैलकुलेट करना है, तो एचआरए को कैलकुलेट करते वक्त आपको सैलरी चाहिए, और सैलरी के केस में ना आपको क्या पकड़ना है, बेसिक सैलरी पकड़ना है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको डीए पकड़ना है, कौन सा डीए पकड़ना है, जो आपका पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट रहेगा। समझ में आया? अगर आपको डायरेक्ट डीए दिया गया है, वहां पे मेंशन नहीं किया है कि कितना परसेंट डीए आपका बेसिकली जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट का एक तरीके से हिस्सा रहेगा। जैसे एक तो क्वेश्चन ये हो गया जहां पे लिखा है डीए 10,000 रुपया है, और इसका जो आप पर मंथ है 10,000 रुपया पर मंथ है, और इसका 50% रिटायरमेंट बेनिफिट होगा, मेंशन कर दिया। कई बार क्या होगा, एचआरए को कैलकुलेट करते वक्त ना आपको डीए डायरेक्ट गिवन होगा, उसका कोई परसेंटेज रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग अज्यूम करके चलेंगे वो पूरा का पूरा जो डीए है वो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा है। समझ में आया? तो पहला कंपोनेंट क्या रहेगा, बेसिक सैलरी रहेगा। दूसरा कंपोनेंट क्या रहेगा, डीए, डियरेंस अलाउंस रहेगा। और माय डियर फ्रेंड, तीसरा जो कंपोनेंट रहेगा ना, उसको आप लोग कमीशन बोलेंगे। इफ पेड एज ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द टर्नओवर अचीव्ड बाय ए एम्प्लॉय। समझ में आया? अगर आपको कमीशन दिया जाता है फिक्स्ड परसेंटेज की टर्म में, किसके ऊपर, जो भी एम्प्लॉय ने टर्नओवर अचीव किया है, तो इन तीनों को माय डियर फ्रेंड्स हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तीनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तीनों को अगर आप लोग प्लस कर देते हैं तो सर ये आपका क्या बन जाएगा, सैलरी बन जाएगा। समझा क्या तू जो मैंने आपको बात बताया? एचआरए के रेफरेंस में सैलरी का अपना मीनिंग होता है। क्लियर? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सैलरी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करनी है। अभी तो मैंने आपको बता दिया इंक्लूड क्या करना, ठीक है? क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है, यहां पे केवल कमीशन की बात हुई है, बोनस की बात नहीं हुई है, तो बोनस ही इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ओवर टाइम इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जो आपके इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, पीएफ माने प्रोविडेंट फंड, तो वो आपका बेसिकली इंक्लूड नहीं होगा। जो भी आपके अदर अलाउंस है वो भी इंक्लूड नहीं होंगे, जो भी आपके परक्यूस्टीज है वो भी इंक्लूड नहीं होंगे। कुल मिलाकर के यहां पे जो फैक्टर इंक्लूड होगा वो क्या होगा, सर आपका बेसिक सैलरी होगा। सर आपका यानी कि बेसिक सैलरी का मतलब इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, सर आपका सैलरी रहेगा, प्लस में आपका क्या रहेगा, डियरेंस अलाउंस रहेगा, प्लस में अगर आपका कमीशन गिवन है, ठीक है, तो वो रहेगा। और मैंने ये भी बता दिया डियरेंस अलाउंस की अगर आप लोग बात करते हैं तो वो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट वाला आपको लेकर के चलना है। समझ में आया? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया जो मैंने अभी अभी यहां पे किया कि हमने 3 पॉइंट जैसे कैलकुलेट करने हैं, एक्चुअल में एचआरए कितना मिला। दूसरा क्या है, जो आपने रेंट पे किया उसमें से 10% ऑफ द सैलरी माइनस करना है, तो सैलरी का मतलब आपका डीए हो गया, बेसिक सैलरी हो गया और कमीशन हो गया, तीनों को जोड़ देंगे और उसका 10% निकाल लेंगे। ठीक है? अगर आप उसका 10% निकालते हैं तो वो आपको रेंट पेड में से माइनस करना है, तो आपको एग्जैक्ट एक अमाउंट मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये आपका दूसरा फैक्टर हो गया। समझ में आया? पहला फैक्टर आपको एक्चुअल में एचआरए कितना मिला है, दूसरा फैक्टर क्या किया है, आपने जो रेंट पे किया उसके अंदर से 10% ऑफ द सैलरी को माइनस कर दिया। ठीक है?
अब तीसरा जो फैक्टर रहेगा ना उसको आप लोग परसेंटेज ऑफ द सैलरी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे मुद्दा आता है सर आपका जो रेंट अकोमोडेशन है ना वो कहां पे है, किस सिटी के अंदर है। तो यहाँ पे जो सिटी रहेंगी ना हम उसको दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करने वाले हैं। पहली तरीके की जो सिटी रहेगी उसको आप लोग मेट्रो सिटी के नाम से जानते हैं और जो दूसरी तरीके की सिटी रहेगी उसको आप लोग नॉन मेट्रो सिटी के नाम से जानते हैं। और काफी बच्चे क्रॉस चेक करते हैं, काफी बच्चे गूगल से भी स्टडी करते हैं, काफी बच्चे गूगल के आर्टिकल को पढ़ते हैं। तो वहां पे मैंने कम से कम 10 आर्टिकल देखे जहां पे एक जो आपका कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो मेट्रो सिटी को लेकर के है। अभी भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मेट्रो सिटी का मतलब केवल और केवल रहेगा अगर आप लोग बात दिल्ली की करते हैं, मुंबई की करते हैं, कोलकाता की करते हैं या चेन्नई की करते हैं, इन चार जगहों पे अगर आप हैं तो आप मेट्रो सिटी के अंदर हैं अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ईयर 2026-27। और हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग मेट्रो सिटी की बात करते हैं तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये चार सिटी क्या कहलाएंगी, मेट्रो सिटी। काफी किताबों के अंदर भी और यहाँ पे इवन गूगल के ऊपर भी आपको अपडेट किया गया है कि अब इस लिस्ट को एक्सपांड किया गया है, यहाँ पे 4 सिटी और ऐड कर दी है, यानी कि जो लिस्ट है 8 सिटी का हो गया है। तो मैं अगेन आपको क्लैरिफाई करूंगा, नहीं वो आपका एप्लीकेंट नहीं है हमारे असेसमेंट ईयर 2026-27 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका रेंट अकोमोडेशन मान लीजिए मेट्रो सिटी के अंदर, माने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अंदर है, तो आपने जो सैलरी कैलकुलेट किया था ना उसका 50% पकड़ लीजिए। और अगर आप लोग नॉन मेट्रो सिटी के अंदर है तो उसका 40% पकड़ लीजिए। समझ में आया? तो यानी कि आप लोग क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कहेंगे आप 50% ऑफ द सैलरी इफ योर रेंट अकोमोडेशन इन द मेट्रो सिटी। समझ में आया? और अगर आप लोग 40% ऑफ द सैलरी इफ योर रेंट अकोमोडेशन इन द नॉन मेट्रो सिटी, ठीक है। तो आपने 3 कंपोनेंट माय डियर फ्रेंड्स कैलकुलेट किए हैं। एक्चुअल एचआरए जो आपको रिसीव हुआ है, रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ द सैलरी, और तीसरा क्या है 50% ऑफ द सैलरी इफ यू आर योर रेंट अकोमोडेशन इन द मेट्रो सिटी, और 40% ऑफ द सैलरी इफ यू आर बिलोंगिंग टू द नॉन मेट्रो सिटी, आपका रेंट अकोमोडेशन नॉन मेट्रो सिटी के अंदर, ठीक है। अभी आपने 3 कैलकुलेशन किया, तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट है, जो सबसे छोटा अमाउंट है, जो सबसे लीस्ट अमाउंट है, जो सबसे लोवेस्ट अमाउंट है, ठीक है, वो आपका बेसिकली अमाउंट रहेगा जो आपका एग्जम्प्ट एचआरए माना जाएगा। समझ में आया? यानी कि ये जो इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट आएगा ना वो क्या कहलाएगा सर, वो आपका एग्जम्प्ट अमाउंट कहलाएगा। ये एग्जम्प्ट अमाउंट ऐसा है इसके ऊपर आपका टैक्स नहीं लगेगा। माने एग्जम्प्ट अमाउंट आपने निकाल लिया और आपको जो एचआरए मिला है उसके अंदर से माइनस कर देंगे तो बच गया वो क्या निकल आएगा, वो आपका बेसिकली वो एचआरए निकल आएगा जो क्या होगा, टैक्सेबल। समझ में आया? यानी कि सर नहीं समझ में आया, देखिए आपको ये समझ में आ गया, 3 चीजों का कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले एक्चुअल एचआरए जो आपको रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड ऑफ द टाइम, इसके अलावा रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ द सैलरी होता है, इसके अलावा 50% ऑफ द सैलरी इफ योर रेंट अकोमोडेशन इन द मेट्रो सिटी, और 40% ऑफ द सैलरी इफ योर रेंट अकोमोडेशन इन द नॉन मेट्रो सिटी, ठीक है। इनके अंदर से लिस्ट अमाउंट उठा लिया, ये एग्जम्प्ट हो गया है, टैक्स फ्री एचआरए है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोग टैक्सेबल एचआरए को निकालना चाहते हैं तो आपको जो एचआरए रिसीव हुआ और आपने जो एचआरए का एग्जम्पशन निकाला है, अभी तीनों फैक्टर के अंदर जो लिस्ट अमाउंट है ना एक्चुअल एचआरए में से उसको माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको माय डियर फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, टैक्सेबल एचआरए मिल जाएगा। समझ में आया? इसका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन मैं अभी आपको सिखाऊंगा, अच्छे न्यूमेरिकल लेके आया हूं, गिरीश सहोजा और वीके सिंघानिया की किताब के अलोंग विद आपके पीवाईक्यू से उठाए हैं। तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको क्लैरिटी हो जाएगा और आप लोग ये समझ पाएंगे कि एक सही अप्रोच को अडॉप्ट करके एग्जैक्टली किस तरीके से आंसर तक पहुंचा जा सकता है। समझ में आई? यहां तक मेरी बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी भी आपको बताया सर एक आपका कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है अगर आप लोग आर्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोग गूगल पे क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे आपको एक कैटेगरी का कॉलम दिखा हुआ है, यहां पे अर्लियर लिखा दिखेगा और यहां पे लिखा दिखेगा रिवाइज। रिवाइज का मतलब जो चेंज हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या आपको लिखा दिखेगा, नंबर ऑफ मेट्रो सिटी, पहले कितनी होती थी, 4, कौन कौन सी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि सर अभी कितनी है, 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा सर, मेट्रो सिटीज की बात करते हैं तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई है। 8 के हिसाब से क्या है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु और अहमदाबाद है, ठीक है।
ये आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है सर? कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है कि ये जो बेसिकली एप्लीकेबल होगा ना, ये होगा इफेक्टिव फ्रॉम द अप्रैल 2026, माने ये आपका अप्रैल 2026 का मतलब है ये आपका टैक्स ईयर रहेगा। क्या रहेगा? टैक्स ईयर रहेगा। माने ये जो आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है 2026-27 है और आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 2025-26 है। अब 2026 अप्रैल 2026 से ये इफेक्टिव होगा। इसका मतलब हमारे लिए ये वाला नहीं है, हमारे लिए केवल यही रहेगा जहां पर हमें मेट्रो सिटी कितनी पढ़नी है सर? 4 पढ़नी है। समझ में आया? और मैंने आपको बताया अगर आप लोग एचआर एग्जम्पशन की बात करते हैं मेट्रो सिटी के अंदर तो 50% सैलरी रहेगा। अगर आप लोग नॉन मेट्रो सिटी की बात करते हैं तो सर आपका 40% ऑफ द सैलरी रहेगा। दोनों पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ना, ठीक है? अब अगर आप लोग एचआर एग्जम्पशन की बात करेंगे तो मैंने बताया जो 3 कैलकुलेशन आपने की थी, तीनों अमाउंट में से जो लिस्ट होगा वो एग्जम्प्टेड अमाउंट हो जाएगा। एक्चुअल में जो आपको एचआरए मिला है उसके अंदर से एग्जम्प्टेड अमाउंट को अगर आप लोग माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है? आपको टैक्सेबल एचआरए मिल जाता है। समझ में आया? तो इट्स ऑल अबाउट द सेक्शन नंबर जिसको आप लोग कहते हैं 10 सबसेक्शन 13 ए एंड द रूल नंबर 2 है, ठीक है? जिसके अकॉर्डिंग हमने आज की क्लास के अंदर क्या पढ़ा सर? आज की क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया हाउस रेंट अलाउंस का मीनिंग क्या होता है, कब आपका एचआरए फुल्ली टैक्सेबल होगा, एग्जम्प्ट लिमिट को कैसे निकाला जाता है, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, मेट्रो सिटी नॉन मेट्रो सिटी का मतलब क्या होता है, और यहां पे एचआरए के कैलकुलेशन के टाइम पे हमारा जो सैलरी शब्द है उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है? उम्मीद करता हूं यहां तक क्लैरिटी आपको मिल गया होगा, ठीक है? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके लिए लेके आया हूं सबसे पहले ग्रीस अहोजा का एक क्वेश्चन। काफी बार ये पीवाईक्यूज के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये इलिस्ट्रेशन का नंबर देख लीजिए, इलिस्ट्रेशन नंबर 4.6 है जहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको क्लैरिटी होगा कि किस तरीके से एक सही अप्रोच का इस्तेमाल करके आप लोग फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है वेयर देयर इज ए नो चेंज इन एनी फैक्टर, यानी कि ये क्वेश्चन कौन सा है सर? ऐसा क्वेश्चन है जहां पे कोई चेंज नहीं दिखेगा किसी भी फैक्टर के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, ए इज एंटर टू द बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ। बच्चा यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक सैलरी कितना है? 25,000 रुपया पर मंथ है। एनुअल निकालेंगे तो 25,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 12 3 लाख आ जाएगा, ठीक है? आगे क्या लिखा हुआ है? डियरेंस अलाउंस लिखा हुआ है, कितना है? 5,000 रुपया पर मंथ है। अगर आप लोग 12 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 पंजा 60,000 आपका एनुअल डियरेंस अलाउंस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे ये मेंशन नहीं किया है कि डीए कितना परसेंटेज, इस डीए का कितना परसेंट रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा है। अगर 50% होता है तो जो आपका एनुअल 60,000 आया है उसका 30,000 आपका रिटायरमेंट बेनिफिट लेकर के चलते। अगर ध्यान दीजिएगा डियरेंस अलाउंस क्लियर नहीं किया गया है कि उसका कितना परसेंटेज आपका रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा है तो हम पूरे को क्या मान करके चलेंगे? ये पूरा का पूरा डीए क्या है? आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा है, या अजम्पशन रहेगा, ठीक है? बाकी अगर आप लोग अजम्पशन या फिर 50-40 भी ले सकते हैं, पर जर्नल रूल क्या कहता है कि हमें क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स? हमें इसको पूरे को लेकर के चलना है, ठीक है? तो दो बेसिक डिटेल दी गई है। बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ है। इसके अलावा जो आपका डियरेंस अलाउंस दिया गया है 5,000 पर मंथ दिया गया है, ठीक है? ही इज आल्सो एंटाइटल्ड बाय द एचआरए 10,000 पर मंथ। तो उसको एचआरए कितना मिल रहा है? 10,000 पर मंथ मिल रहा है। और वो रेंट कितना पे कर रहा है सर? जो उसको एचआरए मिल रहा है वो पूरा का पूरा रेंट पे कर रहा है, यानी कि 10,000 पर मंथ एज ए रेंट पे करता है। और वो कहां पर है सर? उसका हाउस दिल्ली के अंदर है। अगर आप सभी को याद हो तो दिल्ली इज ए मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी माने हमको जो सैलरी निकालना है उस सैलरी का 50% कैलकुलेट करना। समझ में आया? आपको क्या करना है? आपको कंप्यूट करना है टैक्सेबल एचआरए। तो मैंने बताया था अगर आप लोग टैक्सेबल एचआरए की बात करते हैं तो क्या करना पड़ेगा सर? हमें सबसे पहले सैलरी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सैलरी का मतलब आप लोग कहेंगे सर बेसिक सैलरी, आप लोग कहेंगे डियरेंस अलाउंस विच इज द पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, और कमीशन। कमीशन की क्योंकि यहां पे जिक्र नहीं किया गया है तो आपका सैलरी दो कंपोनेंट से मिलकर के बनेगा। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? 25,000 रुपया पर मंथ है, 12 महीने की कैलकुलेट करेंगे तो 12-25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख हो जाएगा, ठीक है? अब यहां पे बात करते हैं डियरेंस अलाउंस की, ठीक है? 5,000
रुपया पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बता दिया था 60,000 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम ये मान करके चलेंगे कि अज्यूमिंग टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ द सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज प्रिस्क्राइब्ड नहीं किया गया, अगर उन्होंने जो परसेंटेज दिया होता तो यहाँ पे आपका 50% होता तो 60,000 की जगह कितना आ जाता, 30,000 आ जाता। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे सैलरी फॉर एचआरए कितना आ जाएगा, टोटल करेंगे तो 3 लाख प्लस में 60,000 कितना आ गया, 3,60,000 आ गया। समझ में आया? सैलरी कैलकुलेट करने के बाद आपको ध्यान देना है आपको एचआरए कितना मिला है। पहला पॉइंट क्या था, एग्जम्प्ट अगर आपको या फिर टैक्सेबल एचआरए को कैलकुलेट करना है तो आपको एक्चुअल में एचआरए कितना रिसीव हुआ। सर मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10,000 रुपया महीने का रिसीव हुआ, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम एचआरए की बात करेंगे तो एचआरए कितना रिसीव हुआ है। सर आपको एक महीने का 10,000, 12 महीने के लिए बात करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। पहला फैक्टर हमारा निकल गया। दूसरा फैक्टर क्या था, सर आपने रेंट कितना पे किया। रेंट पे करने की बात करते हैं तो अगेन हमने रेंट आपका 10,000 रुपया हर महीने का पे किया है। तो रेंट पेड की अगर आप लोग बात करते हैं तो 10,000 रुपया महीने का पे किया है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 1,20,000 निकल आएगा। समझ में आया? तो ये आपका एक्चुअल रेंट पेड हो गया। अब आपको ध्यान हो तो सेकंड पॉइंट क्या था, एक्चुअल रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी कितना निकला, 3,60,000 निकला, इसका 10% निकालेंगे तो 36,000 हो जाएगा। और 1,20,000 के अंदर से आपको क्या करना है, 36,000 माइनस करना है तो सेकंड अमाउंट निकल आएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, एग्जम्पशन अमाउंट को कैलकुलेट करूंगा एक बिल्कुल सिस्टमैटिक फॉर्मेट में ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्लियर कीजिएगा, पहला पॉइंट क्या था, एक्चुअल है एचआरए कितना रिसीव हुआ। ठीक है, हमने कैलकुलेट किया 10 गुना में 12, 1,20,000। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड पॉइंट क्या था, सर आपने रेंट कितना पे किया, 1,20,000 पे किया और 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी हमने पहले कैलकुलेट कर लिया 3,60,000 है, 10% पकड़ेंगे तो 36,000 है। रेंट कितना पे किया है, 1,20,000, 1,20,000 में से 36,000 जाएगा तो 84 बचेगा। ठीक है, यानी कि 84,000 सेकंड फैक्टर आ गया, सेकंड अमाउंट आ गया। क्योंकि आपका जो रेंट अकोमोडेशन है वो नोएडा के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, दिल्ली इज ए मेट्रो सिटी, तो मेट्रो सिटी है तो सैलरी का 50% पकड़ना पड़ेगा। 3,60,000 का 50% पकड़ते हैं तो सर आपका 1,80,000 होता है, 18 दूनी 36। ठीक है ना, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, हमें कितना सैलरी लेके चलना है, 50%, क्योंकि आपका जो हाउस है वो कहां पे है, दिल्ली के अंदर है, दिल्ली की क्या है, मेट्रो सिटी है। और जो आपका बेसिक सैलरी कितना भरना था, 3,60,000, आपने क्या किया, उसका 50% निकाला। ठीक है, 50% निकाला तो कितना आ गया सर, 1,80,000। मैंने क्या बताया था, इन तीनों अमाउंट के अंदर जो सबसे कम अमाउंट होगा वो आपका एग्जम्प्ट अमाउंट रहेगा। ठीक है, तो यहां पे जो आपका लिस्ट कौन सा है, वो आपका बेसिकली क्या है, 84,000। तो सर ये आपका लीस्ट अमाउंट है, माने ये आपका एग्जम्प्टेड अमाउंट है। बट हमें क्या करना है, टैक्सेबल एचआरए को कैलकुलेट करना है। तो जो आपको एचआरए रिसीव हुआ 1,20,000, उसके अंदर से 84,000 को आप लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो आपका अमाउंट बचेगा 36,000, वो क्या होगा, एक्चुअल टैक्सेबल एचआरए, जो आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा होगा। समझ में आया? यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर आपको एचआरए रिसीव कितना हुआ, 1,20,000, आपको लेस करना है एग्जम्प्टेड एचआरए अंडर द सेक्शन सबसेक्शन सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 है। ठीक है, कितना है, 84,000, छोटा ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसका मतलब माइनस करना है। 1,20,000 में से अगर आप लोग माइनस करते हैं 84,000, इट मींस वी विल रिसीव 36,000। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, 36,000 मिलेगा, जो आपका टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस है, जो आपका टैक्सेबल एचआरए है। समझ में आया? ये क्या है सर, आपका टैक्सेबल एचआरए। क्लियर हुआ? तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके के सवालात अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द एंटायर स्लाइड, ताकि आप लोग जब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, इस क्वेश्चन को सोल्व करें, तो आपको सहूलियत रहे, आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से इसको इजीली कैलकुलेट कर पाए। समझ आए? तो ये तो एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पे शुरू में लिखा हुआ था कि रेंट के दरमियान ना, जब आप लोग रेंट पे करते हैं तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, कई बार क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ना एक जगह पे रहते, मान लीजिए दिल्ली के अंदर है तो मेट्रो सिटी हो गया। ठीक है, अब होगा क्या, कई बार आप लोग ऐसा कहेंगे कि आपका जो रेंट अकोमोडेशन है कुछ महीने के लिए चेंज हो गया, अब आप लोग नॉन मेट्रो सिटी के अंदर आ गए, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आपको किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इस तरीके की न्यूमेरिकल भी मैं आपके पीवाईक्यू से उठा के लेके आया हूं, जहां पे क्वेश्चन आपको अच्छा खासा दिखेगा, जहां पे आपको एक फैक्टर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 4.7 है, जहां पे आपको क्लैरिटी होगा क्वेश्चन का डिमांड क्या है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि आपका वेयर देयर इज अ चेंज इन द रेंट पेड, आपने अपने जो रेंट पे किया है ना उसके अंदर बदलाव होगा। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर कितना है 2025-26 है, ऑब्वियस सी बात है। एक्स कोई भी इंप्लॉयड है दिल्ली के अंदर, ध्यान दीजिएगा इंप्लॉयड कहां पे है ये मुद्दा नहीं है, वो उसका हाउस रेंट अकोमोडेशन कहां पे है ये मुद्दा है, मैंने पहले क्लियर कर दिया था। ठीक है, एज ए फाइनेंस मैनेजर ऑफ द आरआर कंपनी लिमिटेड। ठीक है, पर्टिकुलर सैलरी के दिए हुए, देखिए क्या क्या लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली सोचिएगा माय डियर फ्रेंड्स, काफी इंटरेस्टिंग जानकारी दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले आपका बेसिक सैलरी है कितना है 30,000 रुपया है सर, आपको पर मंथ दिया हुआ है, ये सैलरी किस में है सर, पर मंथ के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है डियरेंस अलाउंस, पूरा का पूरा बेसिक सैलरी का पार्ट है, तो कितना है 10,000 रुपया पर मंथ है। ठीक है, आपका डीए कितना दिया हुआ है 10,000 रुपया पर मंथ दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपको कन्वीनियंस अलाउंस फॉर द पर्सनल पर्पस दिया, मैंने बताया था कन्वीनियंस अलाउंस की अगर आप लोग बात करेंगे ये कितना है आपका 5,000 रुपया पर मंथ है, वैसे फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए केवल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कमीशन जरूर दिया है, 2% दिया हुआ है किसका, टर्नओवर का। टर्नओवर कितना है 22,50,000, तो 22,50,000 का अगर आप लोग 2% निकालते हैं तो कितना रहेगा सर आपका 45,000। ध्यान दीजिएगा काफी बच्चे इसको पर मंथ में लेकर के कैलकुलेट कर देते हैं, ये टोटल टर्नओवर है। ठीक है, ये आपका टोटल टर्नओवर का कमीशन है, पूरी साल के अंदर यही कमीशन रहेगा, ये बदलेगा नहीं। ठीक है, ये आपका एनुअल कमीशन है। इसके अलावा आपको हाउस रेंट अलाउंस भी दिया हुआ है 15,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, आपका हाउस रेंट अलाउंस कितना है 15,000 रुपया पर मंथ। यहां तक तो क्वेश्चन देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन आगे असली इसका एक्सट्रैक्ट छुपा हुआ है, जहां पे जो आपने रेंट पे किया ना उसके अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर आपने समझा 2025-26 है। ठीक है, तो 25-26 माने 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक आप लोग बात करेंगे। ठीक है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है, एक्चुअल रेंट पेड बाय हिम इज 10,000 पर मंथ। उसने कितना रेंट पे किया है 10,000 रुपया पर मंथ पे किया है, एंड अकोमोडेशन एट नोएडा, जब वो कहां पर था नोएडा के अंदर, मेट्रो सिटी के अंदर। कब तक पे किया सर, उसने 31/12/2025 तक पे किया है, माने अगर आप लोग अप्रैल की बात करते हैं। ठीक है, अप्रैल की अगर आप लोग बात करते हैं, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये जो उसने 10,000 रुपया पर मंथ मेट्रो सिटी के अंदर पे किया है, ये बेसिकली केवल 9 महीने के लिए पे किया है। 3 महीने का जो रेंट है ना वो बदल जाएगा। आगे लिखा हुआ है फ्रॉम 1/1/2026, 1/1/2026 से उसने रेंट पे किया है, वो आपका बेसिकली कितना हो गया सर 20,000 हो गया। समझ में है, यानी कि मोटा मोटा क्वेश्चन ये कहता है पहले वो कहां पर था, नोएडा के अंदर था, बाद में भी वो नोएडा के अंदर था। पहले जो जिस मकान में वो रहता था उसका रेंट उसने 10,000 रुपया पे किया 9 महीने के लिए, बचे हुए 3 महीने के लिए उसने जो रेंट पे किया है वो 20,000 रुपया पर मंथ पे किया है। आपको एचआरए को कैलकुलेट करना है। समझ में आया, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। टेक्निकली अगर आप लोग सोचोगे तो अगर आपने थोड़ा सा भी कैलकुलेशन समझ लिया ना तो आप लोग बड़े प्यार से बड़े आराम से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इसको बेसिकली 2 पार्ट के अंदर ब्रेक कर लिया है। एक तो टाइम पीरियड जो आपका 31/12/2025 तक का है, 9 महीने का बनता है। एक आपका जो टाइम पीरियड रहेगा 1/1/2026 से लेके 31 मार्च 2026 तक का 3 महीने का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें अभी आपको समझाने वाला हूं, प्लीज गौर तलब कीजिएगा। यहाँ पे बेसिक सैलरी कितना है आपका बना 2,70,000। सर ये कैसे आया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4/2025 से 31/12/2025 तक आपने 9 महीने का रेंट पे किया है, कितने के हिसाब से सर 10,000 रुपए के हिसाब से, तो ये आपका टाइम पीरियड बन गया। आपका सैलरी कितना था माय डियर फ्रेंड्स 30,000 रुपए था, और 9 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 9 महीने का सैलरी 2,70,000 आ जाएगा। ठीक है, अब 30,000 रुपया महीने का सैलरी था, और अगर आप लोग अगला जो एक स्लैब लेके चलेंगे 1/1/2026 से 31/3/2026 3 महीना बनता है, तो यहाँ पे अगर आप लोग 30,000 की सैलरी 3 महीने के लिए कैलकुलेट करते हैं तो 90,000 हो जाएगा। कुल मिलाकर के एनुअल सैलरी कितना है 3,60,000, क्योंकि मंथली कितना है 30,000 है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 माने 3,60,000। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, जो अलग अलग टाइम पीरियड है ना उसके हिसाब से यहाँ पे आपके डेटा को तोड़ दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, डियरेंस अलाउंस भी आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। डियरेंस अलाउंस की बात करते हो तो आपका कितना था सर 10,000 रुपया पर महीने का था, तो 9 महीने वाला टाइम पीरियड के लिए 90,000 हो जाएगा, 3 महीने के लिए टाइम पीरियड के लिए आपका 30,000 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 90 + 30 कितना हो जाएगा 1,20,000। ठीक है,
चलिए, कमीशन की अगर आप लोग बात करते हैं तो कमीशन 45,000 है, ठीक है। अब अगर आपका कमीशन 45,000 है, 12 महीने के लिए है, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले 9 महीने के लिए निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 45,000 को अगर आप लोग 9 महीने के लिए निकालते हैं और डिवाइड कर देते हैं 12 से, माने 9/12 से, क्योंकि 9 महीने के लिए निकालना है, 12 महीने का गिवन है, तो आपको 33,750 मिलेगा। इसी तरीके से 45,000 को अगर आप लोग 3/12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माने 3 महीने के लिए निकालना है, 12 महीने का गिवन है, तो आपको 11,250 मिल जाएगा। टोटल करेंगे तो आपका कितना है, 45,000 आपका क्या बनता है, आपका कमीशन बनता है, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में देखेंगे तो टोटल आपका जो सैलरी बनेगा ना एचआरए के प्रोस्पेक्टिव से, वो आपका 5,25,000 बनेगा। लेकिन अगर आप लोग 3 महीने के लिए कैलकुलेट करते हैं तो 1,31,250 बनता है। और अगर आप लोग 9 महीने वाले टाइम पीरियड के लिए बात करते हैं तो आपका कितना बनता है, 3,93,750 बनता है। समझ में आया? अब ये टाइम अलग रखना, आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, जो टाइम दिया गया है उसी हिसाब से आप लोग रेंट कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब आपने रेंट कैलकुलेट, सॉरी, आपका एचआरए कैलकुलेट करने का तरीका सीखा, कितना आपको एचआरए रिसीव हुआ, उसके बाद रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ द सैलरी, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, 50% वाला और 40% वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। तो यही मेरे को यहाँ पे करना है। अब मेरे को क्या करना है, एचआरए कितना रिसीव हुआ, देखिए 9 महीने के लिए अगर आप बात करते हो तो एचआरए आपको जो मिल रहा था वो 15,000 रुपए मिल रहा था। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 9 जा 135, माने 1,35,000, और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 तिया 45, यानी कि 45,000, तो कितना हो गया, 1,80,000। समझ में आया? तो जो आपने क्या किया, यहाँ पे एचआरए को भी डिवाइड कर दिया ताकि अलग अलग कैलकुलेशन कर पाए। अब आपने रेंट कितना पे किया, ध्यान दीजिएगा, आपने रेंट कितना पे किया, तो ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो रेंट आपने पे किया है पहले 9 महीने में 10,000 रुपया पर महीना, अगले 3 महीने में 20,000 रुपया, ठीक है। तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रेंट 60,000 गया। अगर आप लोग 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रेंट कितना गया, 90,000 गया, ठीक है। अब आपको ध्यान देना, 9 महीने के लिए आपका टोटल सैलरी कितना बना था, ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा सैलरी माय डियर फ्रेंड्स है 3,93,750, ठीक है। इसका 10% निकालना है, क्योंकि तरीका क्या है, रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ द सैलरी। तो आप लोग क्या कहेंगे, इस 3,93,750 का अगर आप लोग 10% निकाल लेते हैं तो 39,375 बन जाएगा, यानी कि रेंट पेड 90,000 है, उसमें से 10% ऑफ द सैलरी माइनस करेंगे तो 50,625 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो आपने 3 महीने का रेंट पे किया वो 20,000 के हिसाब से 60,000 पे किया, और आपका 3 महीने का टोटल जो आपका सैलरी वो कितना बन रहा है, 1,31,250। इसका 10% निकालेंगे 13,125 बनेगा, माइनस कर देंगे तो 46,875 बनेगा। दोनों को टोटल करते हैं तो 97,500 बनता है। टोटल कितना बनता है, 97,500। समझ में आया? अब तीसरा फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपका जो रेंट अकोमोडेशन है ना वो दोनों ही दफा नोएडा के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, दोनों ही दफा आप लोग मेट्रो सिटी के अंदर है, ठीक है। मेट्रो सिटी के अंदर है तो 50% निकालना पड़ेगा। तो टेक्निकली देखिए यहाँ पे आपका जो सैलरी था वो 3,93,750 था, इसका 50% अगर आप लोग निकालते हैं तो 1,96,875 आ जाएगा। 3 महीने के लिए आपका सैलरी था 1,31,250, इसका 50% निकालेंगे तो 65,625 आ जाएगा, ठीक है। टोटल करते हैं तो 2,62,500 आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या करना है, आपका एक फैक्टर ये कैलकुलेट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन तीनों के अंदर लिस्ट पकड़ना है और इन तीनों के अंदर लिस्ट पकड़ना, ठीक है। अब टेक्निकली अगर आप लोग देखेंगे तो सर यहाँ पर जो आपका सबसे कम अमाउंट है कितना है, 50,625 है, तो ये आपका एग्जम्प्टेड एचआरए हो जाएगा। यहाँ पर सबसे कम अमाउंट कितना है आपका 45,000 है, तो ये क्या हो जाएगा सर, आपका एग्जम्प्टेड आपका एचआरए हो जाएगा। टेक्निकली सोचते हैं तो दोनों को जोड़ कर दें तो कितना एचआरए एग्जम्प्ट रहेगा, 95,625, ठीक है। तो यहां पे आपने ध्यान देना है, एक टाइम पीरियड के लिए अलग से रेंट पे किया, दूसरे के लिए अलग से पे किया, तो तमाम कैलकुलेशन को आपको उसी टाइम पीरियड 9 महीने और 3 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझा? तो मेरी बात जो मैंने तेरे को बताया, समझा ना? तो यानी कि अगर आप लोग 9 महीने के एग्जम्प्ट एचआरए की बात करते हैं तो 50,650 है, और अगर आप लोग 3 महीने की बात करते हैं तो 45,000, ठीक है। टोटल की बात करते हैं तो 95,625 है। अब अगर आप लोग टैक्सेबल एचआरए निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको एचआरए जो रिसीव हुआ है 15,000 रुपए एक महीने का हुआ है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अगर आप लोग 15 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 1,80,000 होता है, ठीक है। अब इसके अंदर से टोटल कितना एग्जाम्प्ट हुआ है, 95,625, दोनों टाइम पीरियड को मिलाकर, ठीक है। तो आपको इसको इसके अंदर से माइनस कर देना है। 1,80,000 के अंदर से 95,000 माइनस करते हैं तो 84,350
75 आपको मिलेगा, जो क्या है माय डियर फ्रेंड्स टोटल आपका टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि ये आपका क्या निकल आया, एचआरए निकल आया, जो आपका टोटल टैक्सेबल एचआरए। समझ में आया? तो यहाँ पे इस तरीके के सवालात भी अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं, जहां पर मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन होता है आंसर को लेकर के, अप्रोच को लेकर के। लेकिन मेरी कोशिश रही है कि मैंने एक एक चीज को आप सभी के सामने प्रेजेंट कर दिया, ताकि ना कैलकुलेशन में कोई दिक्कत रहे, ना फॉर्मेट में कोई दिक्कत रहे, ना प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत रहे। आप लोग सारी चीजों को एक ही जगह पे एक्सेस कर पाए और समझ पाए कि एग्जैक्टली हमें किस तरीके से मूव ऑन करना है। समझ में आया? उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये चीजें आपको क्लियर रही होंगी और आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो फोर्थ क्लास था हमारा इनकम टैक्स के चैप्टर नंबर 4 के जिसका टाइटल है सैलरी चैप्टर से जुड़ा हुआ, वो आपको समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिल गया होगा। एचआरए का मीनिंग क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, कैसे टैक्सेबल एचआरए को कैलकुलेट किया जाता है, और एग्जैक्टली किस किस तरीके की न्यूमेरिकल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जा सकती है। उम्मीद करता हूं आप सभी को सेशन पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, अल्लाह के